नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं एडिटोरिया के द्वारा निकाला गया एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 वस्तुनिष्ठ ऑल आउट के बुक में दिया हुआ साइंस के प्रश्न। साइंस में आज देखेंगे क्लास 9 का प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से, जिसमें टोटल कितना 12 चैप्टर दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत कथन का चयन कीजिए। तो ठोसों का आयतन जो है वो क्या होता है, निश्चित होती है। ठोसों का आयतन निश्चित एवं संपीडितता नगण्य होती है, सही है। रबर बैंड एवं स्पंज ठोसों के उदाहरण है, सही है। समानता बल लगाने पर ठोसों का आकार बदल जाता है, ये गलत है। आंसर हमारा हो जाएगा बी, केवल 1 और 2। पदार्थ अपने 3 रूप में होते हैं। कौन कौन रूप में होते हैं? तो ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की ये अवस्थाएं उसके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। ठोसों को एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड्यता होती है। बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखता है। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता है, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। रबर बैंड एवं स्पंज ठोस है क्योंकि बाह्य बल लगाए जाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है और बल हटा लेने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है। स्पंज में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वे वायु बाहर निकलती है, जिससे इसका संपीड़न जो है संभव होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी होगा। गैस द्रव में बदली जा सकती है, कैसे? इसका आंसर होगा दाब बढ़ाकर एवं ताप घटाकर गैस को द्रव में बदली जा सकती है। जैसे एलपीजी सिलेंडर में क्या है, वो गैस रहता है लेकिन उसे दाब बढ़ाकर जो है वो लिक्विड में बदली जाती है। आंसर हमारा डी होगा। पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान के द्वारा तय होती है। दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। निम्नलिखित में गलत सुमेलित है। कौन है जो गलत सुमेलित है, ये बताना है। तो बाष्पीकरण द्रव से गैस, ऊर्ध्वपातन ठोस से गैस, निक्षेपण द्रव से ठोस गलत, संगलन ठोस से द्रव सही। आंसर हो जाएगा कौन सा? सी हमारा हो जाएगा, ये गलत है। गैस से ठोस की जो अथी है, अंतर रूपांतरण है, वो निक्षेपण कहते हैं। क्या है? निक्षेपण। गैस से ठोस के अंतर रूपांतरण को निक्षेपण कहते हैं। निम्न में कौन विसरण को सही परिभाषित करता है? और इसका आंसर होगा दो भिन्न पदार्थों को स्वतः मिलना जो है विसरण। आंसर ये होगा। पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। गैस का दबाव किसके कारण बनता है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? तो गैस के दबाव इकाई क्षेत्रफल पर गैस कणों द्वारा लगे बल के कारण। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में जो है बर्तन के दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस के कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल लगे बल के कारण गैस का दबाव जो है वो बनता है। आंसर हमारा ए होगा। ठोस को सीधे गैस में परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं और गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। क्या है? निक्षेपण कहते हैं। जैसे कपूर है, कपूर जो सीधे ठोस से क्या हो जाता है, उसे जलाएगा तो वो गैस में बदल जाएगा, द्रव में नहीं आएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वपातन। बारिश के दिनों में कपड़े देरी से सूखते हैं, क्यों? और इसका सही आंसर होगा आर्द्रता अधिक होने के कारण। वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। क्या है? आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जलवाष्प होता है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से अधिक होगी तो बाष्पीकरण की दर जो है वो घट जाएगी। बारिश के दिनों में वायुमंडल में पहले से ही आर्द्रता बहुत अधिक होती है। हवा में नमी की मात्रा पहले से अधिकतम क्षमता के करीब होने के कारण वह कपड़ों से जो है अधिक पानी सोखने में असमर्थ हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप बाष्पीकरण की दर धीमी हो जाती है, इसलिए कपड़ा देरी से सूखता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है, ये हमें बताना है। तो सतह क्षेत्र बढ़ाने पर बाष्पीकरण की देर घटती है? नहीं, बढ़ती है। वायु की गति बढ़ने
पर बाष्पीकरण की दर बढ़ेगी, बिल्कुल तेज हवा चलेगी तो जल्दी वो बाष्पीकरण होगा, अगर कपड़ा है तो जल्दी सूखेगा। आर्द्रता बढ़ने पर बाष्पीकरण की दर बढ़ती है, ये भी गलत है। आंसर हो जाएगा केवल 2, क्या है 2। सतह क्षेत्र बढ़ने पर बाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है, सतही क्षेत्र बढ़ने पर बाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है, जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं। तापमान में वृद्धि, तापमान बढ़ने पर अधिक कणों की पर्याप्त गति ऊर्जा मिलती है, जिससे वे बाष्पीकृत हो जाती है। आर्द्रता में कमी, वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जलवाष्प होता है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से अधिक होती है तो बाष्पीकरण की दर जो है वो घट जाएगी। वायु की गति में वृद्धि, तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जलवाष्प की मात्रा घट जाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है ये हमें बताना है। बर्फ मिले पानी से भरे बर्तन को बाहरी सतह ठंडी हो जाती है, बिल्कुल सही है। वायु की उपस्थिति, जलवाष्प ठंडी सतह के संपर्क में आकर वाष्प में परिवर्तित हो जाती है, गलत। बर्तन की बाहरी सतह पर बनने वाली बूंदें बर्तन के अंदर के पानी के रिसाव से बनती है, गलत। आंसर हमारा जो हो जाएगा 9 के ए होगा। किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं, जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगेगी। वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में जो है नजर आता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है ये हमें बताना है। तो संगलन की गुप्त ऊष्मा वह ऊर्जा है जो किसी ठोस को द्रव में परिवर्तित करने में प्रयुक्त होती है, बिल्कुल सही। संगलन की गुप्त ऊष्मा में तापमान परिवर्तन आवश्यक होता है, गलत है। 1 केजी ठोस को उसके संगलन बिंदु पर द्रव में बदलने हेतु आवश्यक ऊष्मा को संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, यह भी सही था। 1 और 3 जो है हमारा सही है। संगलन की गुप्त ऊष्मा जो है ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा है जो वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक यानी संगलक बिंदु पर बिना तापमान बढ़ाए द्रव अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक होती है। इसे गुप्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह ऊष्मा पदार्थ के तापमान में वृद्धि करने के बजाय उसके कणों के बीच के पारस्परिक आकर्षण बल को कम करने या तोड़ने में खर्च हो जाती है, जिससे अवस्था परिवर्तन संभव होता है। यही कारण है कि संगलन की प्रक्रिया के दौरान जब तक पूरा ठोस पिघल नहीं जाता तब तक तापमान स्थिर रहता है। इसका एसआई मात्रक जूल प्रति किलोग्राम होता है। क्या होता है? जूल प्रति किलोग्राम होता है। निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है ये बताना। बिलियन और एक तरफ जो है विलेय है। चीनी एवं जल, चीनी विलेय है। आयोडीन एवं अल्कोहल में आयोडीन विलेय है। बात युक्त जो है पेय जैसे को कार्बन डाइऑक्साइड है, सही है। वायु में गैस का विलयन नाइट्रोजन है, ये गलत है। आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। क्या है? डी। वायु गैस में गैस का विलयन है, यह मुख्यतः 2 घटकों ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78% का समांगी मिश्रण है। नाइट्रोजन को वायु का विलायक कहा जाता है। वायु में दूसरी गैसें बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होती है। आंसर हमारा डी होगा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन ए और दूसरे कथन आर है। कथन ए, पीतल कॉपर एवं जिंक का मिश्रण होता है, यह सही है। मिश्र धातुओं के विषमांगी मिश्रण होते हैं, ये गलत है। आंसर हो जाएगा ए सत्य है परंतु आर जो है असत्य है। मिश्र धातुएं या धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया अथवा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संगठन रखते हैं। अगला है निलंबन के संबंध में असत्य कथन का चयन करना। असत्य कथन, तो यह एक विषमांगी मिश्रण है, बिल्कुल सही। निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, यह भी सही। निलंबन अस्थायी होता है, गलत है। सभी कणों के नीचे बैठने पर निलंबन समाप्त हो जाता है, यह भी सही है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा सी। विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है निलंबन कहलाता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ कण घुलते नहीं है बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। फोम है, क्या है? फोम जो है वो हो जाएगा कौन सा? तो हो जाएगा तीसरा स्पंज है। एरोसोल है वो क्या है? कुहासा है। जेल जो है वो क्या है? पनीर है। इमल्सन जो है वो दूध है। आंसर बी होगा। 3 4 1 2। द्रव गैस
क्या है, द्रव गैस। अगर द्रव और गैस मिलता है तो क्या है, एरोसोल होता है। इसमें आप देख सकते हैं ये द्रव और गैस के मिश्रण को क्या कहते हैं, एरोसोल। कोहरा, बादल, कुहासा, ये सब जो है वो एरोसोल है। ठोस और गैस भी एरोसोल कहलाता है। धुआं, स्वचालित वाहन का निथार। गैस और द्रव जो है वो फोम होता है। ये जो है गैस और द्रव, गैस प्लस द्रव अगर मिलता है तो वो फोम कहलाता है, जिसे शेविंग क्रीम। द्रव द्रव जो इमल्सन मिलता है, द्रव प्लस द्रव जो है वो क्या है, इमल्सन, दूध, फेस क्रीम, ये सब। और ठोस और द्रव जो है वो सोल होता है। तो आंसर हमारा जो है बी हो गया। चलिए, मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया क्या है, मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया है क्या है, तो यह एक भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों है। क्या है, दोनों है। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे की क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है तथा हम नया पदार्थ पाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। अभी तक ज्ञात तत्वों के विषय में निम्न पर विचार कीजिए और सत्य कथन का जो है चयन कीजिए। अधिकतर तत्व द्रव है, गलत है। पारा एवं फ्लोरीन कमरे के ताप पर द्रव होते हैं, ये भी गलत है। 11 तत्व कमरे के ताप पर गैसीय है, ये सही है। आंसर हो जाएगा केवल 3 सही है। अभी तक ज्ञात तत्व जो है 100 से अधिक है, 100 प्लस है। इनमें 92 तत्व जो है वो प्राकृतिक है, जबकि शेष जो है मानव है। अधिकतम तत्व ठोस है। 11 तत्व कमरे के तापमान है। 2 तत्व पारा और कौन, तो ब्रोमीन। ध्यान रखिएगा, पारा और ब्रोमीन जो है कमरे के तापमान पर जो है वो द्रव रूप में है। विषमांगी मिश्रण के उदाहरण नहीं है, नहीं है ये हमें बताना है। तो जल में नमक, जल में नमक एक मिश्रण जिसकी बनावट समान होती है, इस तरह के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण अथवा विलयन कहते हैं। इस तरह के मिश्रणों के कुछ अन्य उदाहरण है, जल में नमक और जल में चीनी। और वह मिश्रण जिनके अंश भौतिक दृष्टि से पृथक हैं, इस तरह के मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन नामक नमक और सल्फर एवं जल और तेल विषमांगी मिश्रण के उदाहरण हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का जो है वो चयन करना है। तो विलयन वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे विलय कहते हैं, तो ये गलत है। विलयन का वह घटक जो विलायक में घुला होता है उसे विलय कहते हैं, सही है। आंसर हो जाएगा 18 के बी केवल 2 हो जाएगा। किसी विलयन के 2 भागों विलायक और विलय में बांटा जाता है। विलयन का वह घटक जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे विलायक कहते हैं। विलयन का वह घटक प्रायः कम मात्रा में जो किसी विलायक में घुला होता है उसे विलेय कहते हैं। यानी देखिए, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। ये बड़ा है तो ये ज्यादा मात्रा में होगा, ये छोटा है तो ये कम मात्रा वाला होगा। निम्नलिखित में कौन विलयन के गुण है, कौन विलयन के जो है वो गुण है, तो यह एक समांगी मिश्रण है, बिल्कुल सही। ये अस्थाई होते हैं, ये भी सही। विलयन के कारण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, गलत है। विषमांगी मिश्रण वाला जो फैलाते हैं, तो आंसर हमारा हो जाएगा 1 और 2। क्या है, 1 और 2। निम्न को सुमेलित करना है। निश्चित तापमान पर विलयन में जब विलय न घुले तो ये हो गया संतृप्त विलयन। विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम जो है असंतृप्त विलयन। विलायक में घुले विलय पदार्थ की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। क्या है, सांद्रता। आंसर हमारा 20 के सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन टिंडल प्रभाव की घटना प्रदर्शित करता है, और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, कोलाइडल विलयन। क्या है, कोलाइडल विलयन। कोलाइडल कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आंख से नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। प्रकाश की किरण को फैलाना टिंडल प्रभाव जो है कहा जाता है। कोहरे में निम्न में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है, सही आंसर हो जाएगा गैस में द्रव। क्या है, गैस में द्रव हो जाएगा। कौन सी धातुएं कमरे के तापमान से थोड़े अधिक तापमान पर द्रव अवस्था में बदल जाती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम ऐसी धातुएं हैं जिनका गलनांक बहुत कम होता है। गैलियम लगभग 330 केल्विन तथा सीजियम लगभग 301.7 केल्विन तापमान पर पिघल जाते हैं। इसलिए कमरे के तापमान में थोड़ी सी वृद्धि होने पर ये ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाते हैं। अगला है, तत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन जो सही है ये बताना है कि कौन सा कथन सही है।
तो एंटोनी लॉरेंट लवाइजियर ने सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग सन 1661 में किया था, तो ये गलत हो जाएगा। 1743 से 1794 तक जो है ये इनका उम्र रहा है, तो ये गलत होगा। रॉबर्ट बॉयल ने तत्व की वैज्ञानिक परिभाषा को प्रयोगों को आधार पर प्रतिपादित किया, तो ये भी जो है वो गलत है। रॉबर्ट बॉयल के अनुसार तत्व वह पदार्थ है जिसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा और अधिक सरल पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है, ये भी गलत है। तो कोई भी जो है सही नहीं है। रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 ईस्वी में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया। फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी लॉरेंट लवाइजियर जो है ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा का प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। उनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन बहुपरमाणुक है? बहुपरमाणुक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सल्फर। क्या है? सल्फर हो जाएगा। प्राचीन भारतीय परमाणु सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है ये बताना है। तो महर्षि कणाद के अनुसार पदार्थ की सूक्ष्मता कण विभाज्य होता है तथा उसे पुनः विभाजित किया जा सकता है, तो ये गलत है। पख्ता कात्यायान ने कहा कि सूक्ष्म कण सदैव स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं और विभिन्न पदार्थों का निर्माण नहीं करते हैं, तो ये भी गलत है। आंसर हो जाएगा कोई भी जो है कथन सही नहीं है। रासायनिक नियमों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन जो है वो सही है, तो ये बताना है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादकों के द्रव्यमानों का योग सदैव परिवर्तित होता रहता है, इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं, तो ये गलत है। किसी शुद्ध रासायनिक यौगिक में तत्व विभिन्न द्रव्यमान अनुपातों में पाए जाते हैं, इसे निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं, ये भी गलत है। आंसर हो जाएगा कोई भी नहीं। किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तनीय होता है, यह द्रव्यमान के संरक्षण का नियम कहलाता है। एक शुद्ध रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमानों के निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं, इसे निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं, तो ये हो जाएगा डी। क्या है? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन जो है वो सही है, ये बताना है। प्राउस्ट द्वारा प्रतिपादित द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान सदैव अपरिवर्तित रहता है, गलत है। लवाइजियर के निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार किसी शुद्ध रासायनिक यौगिक में तत्व सदैव निश्चित भार अनुपात में उपस्थित रहते हैं, ये भी गलत। कोई भी नहीं जो है वो सत्य है। द्रव्यमान के संरक्षण का नियम एंटोनी लॉरेंट लवाइजियर ने दिया है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है न ही विनाश। सरल शब्दों में अभिक्रिया के पहले अभिकारक और बाद में उत्पादक कुल द्रव्यमान बराबर रहता है। निश्चित अनुपात का नियम जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था कि किसी भी रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात में विद्यमान होता है, चाहे वह यौगिक किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो। उदाहरण, पानी चाहे कुएं का हो या लैब से बनाया गया हो, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा जो है वो 1:8 ही रहेगा। तत्वों के नाम, प्रतीक एवं मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? तो वह IUPAC है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। कण और खोज करता सही सुमेलित नहीं है। इलेक्ट्रॉन का जो है जे थॉमसन, ये सही है। प्रोटॉन के जेम्स चैडविक, गलत है। न्यूट्रॉन के गोल्डस्टीन, गलत है। आंसर हमारा जो हो जाएगा सी, 2 और 3 जो है वो गलत है। क्या है? गलत है। प्रोटॉन के खोज जो है गोल्डस्टीन ने किया है और न्यूट्रॉन के चैडविक ने। किसी परमाणु का K और L कोष भरा है तो उसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो कितनी होगी, ये हमें बताना है। उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हो जाएगी वो 10 हो जाएगी। आंसर हमारा जो है वो डी है। क्या है? डी। K कोष में जो है 2 होगा, K में जो है वो 2 है और L में जो है वो 8। टोटल कितना हो गया? 10। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, क्या कहलाते हैं? तो वो समस्थानिक कहलाते हैं। क्या है? समस्थानिक कहलाते हैं। हाइड्रोजन जिसे परमाणु के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? एक तरफ समस्थानिक, एक तरफ जो है अनुप्रयोग है। आइए देखते हैं। यूरेनियम परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में, कोबाल्ट कैंसर के उपचार में, आयोडीन घेघा रोग के इलाज में, ये तीनों सभी 1, 2, 3 जो है वो सही है। केनाल रे है, केनाल रे है क्या है? तो यह एक धनावेशित विकिरण है। क्या है? धनावेशित विकिरण है। आंसर हमारा हो जाएगा 34 के ए होगा। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में किसका प्रयोग किया गया था? तो तेज गति से चल रहे अल्फा कणों का जो है प्रयोग किया गया था। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है?
रेडियम जो है हाइड्रोजन के समस्थानिक नहीं है। ड्यूटेरियम, प्रोटियम और ट्राइटियम जो है समस्थानिक है। ड्यूटेरियम की अगर हम बात करें तो ये होगा H12, इसे D से भी हम कहते हैं। ट्राइटियम की बात करते हैं तो 13H है, इसे T से भी कहते हैं। और प्रोटियम जो हो गया, प्रोटियम 11H हो जाएगा। क्या है? 11H हो जाएगा। नाभिकीय भौतिक का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा इंजीनियर रदरफोर्ड से। क्या है? इंजीनियर रदरफोर्ड का, जिनका जन्म जो है 30 अगस्त जो है 1871 को हुआ था। नील्स बोर के परमाणु मॉडल की मुख्य अवधारणा किस पर आधारित है? और ये आधारित जो है वो ऊर्जा के विविक्त स्तर पे। नील्स बोर परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा स्तरों या कक्षाओं में घूमते हैं। ये ऊर्जा स्तर जो है विविक्त होते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित ऊर्जा वाली कक्षाओं में ही रह सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सुमेलित करना है। एक तरफ सूची 1 है, सूची 2 है। रॉबर्ट हुक तो वो है कोशिका की खोज। जेई प्रोंकोज जो है वो है क्या है? जीव द्रव। रॉबर्ट ब्राउन जो खोज किए थे वो केंद्रक के। बिरोचो जो है कोशिका सिद्धांत के। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन एक कोशिक जीव है? एक कोशिक जो है जीव है, आइए देखते हैं। अमीबा भी है, क्लेमिडोमोनास भी है, पैरामीशियम भी है, बैक्टीरिया भी है। ये सी हो जाएगा। 1 2 3 4, ये चारों हो जाएगा। पौधे के मूल द्वारा जल का अवशोषण उदाहरण है, और इसका सही आंसर होगा परासरण का। क्या है? परासरण का। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है कार्बनिक जो है अणुओं से। क्या है? कार्बनिक अणुओं से बनी होती है। क्रोमोसोम्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन करना है। असत्य कथन का जो है वो चयन करना है। ये केंद्रक में पाए जाते हैं, तो ये जो है सही है। इनमें आनुवंशिक गुणों की सूचना होती है, सही है। डीएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं, सही आंसर होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं जो असत्य है, सभी जो है वो सत्य है। गॉल्जी उपकरण के कार्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसके द्वारा अंतः द्रव्य जलिका ईआर में संश्लेषित पदार्थ पैक किए जाते हैं, सही है। कुछ परिस्थितियों में यह सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनाता है, सही है। इसके द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। क्या है? सुमेलित करना है। लाइसोसोम जो है वो क्या है? आत्मघाती थैली। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करते हैं तो कोशिका का ऊर्जागृह। प्लास्टिड की बात करते हैं तो केवल पादप कोशिका में उपस्थित। गोल्जी उपकरण की बात करें तो लाइसोसोम का निर्माण। आंसर होगा 45 के सी हो जाएगा। निम्न में से किसमें अपना डीएनए एवं राइबोसोम होता है? और इसका सही आंसर जो होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है और प्लास्टिड में होता है। ए एवं सी जो है वो दोनों क्या है? वो दोनों सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए। तो समसूत्री विभाजन में 4 नई कोशिकाएं बनती है, गलत है। अर्धसूत्री विभाजन में 2 समरूप संतति कोशिकाएं बनती है, ये भी गलत है। ना तो एक क्या होगा, 1 और 2 दोनों जो है असत्य कथन है। नई कोशिकाओं की बनने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। सूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन नामक 2 मुख्य प्रकार की कोशिका विभाजन की प्रक्रिया है। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिसमें अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती है उसे सूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन कहते हैं। इस प्रक्रिया में प्रत्येक कोशिका, जिसे मातृ कोशिका भी कह सकते हैं, विभाजित होकर 2 समरूप संतति कोशिकाएं जो है वो बनाती है। संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिकाओं के समान होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन को जो है पुष्टि करना है। तब प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं, यह सही है। सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं, सही है। प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है, ये भी सही। तो उपयुक्त में से कोई नहीं है जो असत्य है, तो आंसर हमारा सभी सत्य है, डी हो जाएगा 48 का। अमीबा जैसे कोशीय जीव जिस प्रक्रिया द्वारा बाहरी वातावरण से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे क्या कहा जाता है? और इसे कहा जाता है एंटोसाइटोसिस। क्या है? एंटोसाइटोसिस कहा जाता है। कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिक जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। ऐसी प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया द्वारा जो है प्राप्त करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। तब पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः प्रोटीन की बनी होती है, गलत है। जीव द्रव कुंचन में कोशिका का आकार बढ़ जाता है, गलत है। सेल्यूलोज पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है, सही है। केवल 3 जो है वो सही है। क्या है? सही है। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? उत्तक और पादप के भाग।
ये देखते हैं शीर्षस्थ विभेद्योतक तने की परिधि या मूल वृद्धि गलत। अंतर्विष्ट विभेद्योतक पौधे में पर्व संधियों के पास, ये भी गलत। पार्श्व विभेद्योतक जड़ों एवं तनों में के वृद्धि वाले भाग पर, तो ये जो है एकामन के ये अंतर्विष्ट विभेद्योतक पौधे में पर्व संधियों के पास, ये सही है। पार्श्व विभेद्योतक जड़ों एवं तनों में वृद्धि वाले भाग पर, ये गलत है। आंसर हो जाएगा एकामन के ए, क्या है ए सही, यानी केवल 2 सही। पौधे में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है। ऐसे विभाजित उत्तकों के उन भागों में पाए जाने के कारण होता है। ऐसे उत्तकों को विभाज्योतक भी कहा जाता है। ये विभाज्योतक किसी भाग में स्थित है। विभाज्योतक की उपस्थिति वाले क्षेत्रों के आधार पर इन्हें शीर्षस्थ, कैम्बियम यानी कैम्बियम माने पार्श्वीय तथा अंतर्विष्ट भागों में वर्गीकृत किया जाता है। प्रोह के शीर्षस्थ विभाज्योतक जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है तथा वह इनकी लंबाइयों में वृद्धि करता है। तने की परिधि या मूल में वृद्धि पार्श्व विभाज्योतक कैम्बियम के कारण होती है। अंतर्विष्ट विभाज्योतक कुछ पौधों में पर्व संधियों के पास पाए जाते हैं। विशिष्ट कार्य करने हेतु अस्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया कहलाती है, और इसका सही आंसर होगा विभेदीकरण। क्या है? विभेदीकरण। निम्न में कौन सरल अस्थायी उत्तक के उदाहरण है, ये बताना है। एक तो होगा पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा और उसके बाद एरेन्काइमा। जाइलम फ्लोएम जो है वो अस्थायी उत्तक है। आंसर हमारा सही हो जाएगा सी, 1 2 3 6 हो जाएगा। क्या है? 1 2 3 6 हो जाएगा। निम्न कथनों में सत्य कथन का जो है वो चयन करना है। आइए देखते हैं सत्य कथन कौन कौन है। तो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया स्टोमेटा द्वारा होती है, बिल्कुल सही। जाइलम केवल जल का ऊर्ध्वाधर संवहन करता है, गलत है। फ्लोएम खनिज लवण एवं भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा 54 के ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। निम्नलिखित में सही सुमेलित है, ये हमें बताना है। तो क्लोरेन्काइमा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सही है। कॉलेन्काइमा पौधे में लचीलेपन का गुण सही है। स्क्लेरेन्काइमा से पौधे कठोर एवं मजबूत, सही है। तो उपयुक्त में से जो है ये सभी सही है। मानव हृदय की पेशी कोशिकाएं कैसी होती है, और इसका आंसर हो जाएगा कैसी होती है? 56 का। तो यह 56 का हो जाएगा डी, बेलनाकार, शाखित एवं एक केंद्रीय होता है। उत्तक के संबंध में सत्य कथन का जो है चयन करना है और कौन सा सही है। ये कोशिकाओं का एक विशिष्ट समूह होता है, बिल्कुल जो है सही। रक्त, फ्लोएम एवं राइबोसोम उत्तक के उदाहरण है, ये गलत। आंसर हो जाएगा केवल एक। क्या है? केवल एक सही है। पौधे में सहारा प्रदान करने वाले उत्तक प्राय बने होते हैं किस चीज से? तो मृत कोशिकाओं से। क्या है? मृत कोशिकाओं से। पौधे के लचीलापन एवं यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, तो वो प्रदान करता है कोलेन्काइमा। क्या? कोलेन्काइमा। नारियल का रेशे युक्त छिलका बना होता है, किससे बना होता है? तो ये स्क्लेरेन्काइमा से। स्क्लेरेन्काइमा से। अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाले उत्तक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो वो है कंडरा उत्तक। क्या है? कंडरा उत्तक। अस्थि कोशिकाएं जिस कठोर अधात्री में धसी होती है वह बनी होती है, इसका सही आंसर होगा कैल्शियम एवं फास्फोरस के। कैल्शियम एवं फास्फोरस के। पेशीय उत्तक के विषय में कथनों में कौन सा सही है, ये हमें बताना है। हमारे शरीर में गति के लिए पेशीय उत्तक जिम्मेदार होते हैं, सही है। हृदय की पेशियां ऐच्छिक होती है जिन्हें हम अपनी इच्छा से नियंत्रित कर सकते हैं, ये गलत है। रेखित पेशियां केवल आहार नली में पाई जाती है, ये भी गलत है। केवल एक जो है हमारा सही है। क्या है? एक सही है। पेशीय उत्तक लंबी कोशिकाओं का बना होता है जिसे पेशीय रेशा भी कहते हैं। यह हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। पेशियों में विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं जिन्हें सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं, जिनके संकुचन और प्रसार के कारण गति होती है। तंत्रिका उत्तक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से सही है, ये हमें बताना है। तो तंत्रिका उत्तक की कोशिकाओं को न्यूरॉन कहा जाता है, बिल्कुल सही। प्रत्येक न्यूरॉन में केवल एक डेंड्रॉइट और अनेक एक्सॉन होते हैं, ये गलत है। तंत्रिका स्पंदन हमें पेशियों को गति कराने में सहायता करता है, ये सही है। 1 और 3 जो है सही है, बी हो जाएगा। दूरी समय ग्राफ का प्रयोग किसे ज्ञात करने में किया जाता है, और ये किया जाता है चाल का। आंसर हमारा सी हो जाएगा, 65 के सी। निम्नलिखित में सही सुमेलित करना है। क्या है? सही सुमेलित करना है। तो आइए देखते हैं। वेग समय समीकरण ये गलत है। समय स्थिति समीकरण ये भी गलत है। वेग स्थिति समीकरण ये भी जो है हमारा गलत है। तो अगर देखा जाए तो v बराबर वेग और समय, v बराबर u प्लस ए टी, ये सही हो जाता। समय स्थिति समीकरण जो होता वो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा,
और वेग स्थिति समीकरण की अगर देखा जाए तो 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर ये हो जाए। आंसर होगा में से कोई नहीं। वृत्तीय पथ पर दौड़ते एथलीट की गति होती है, कैसा होती है? तो ये त्वरित गति होती है। क्या है? त्वरित गति। स्वचालित वाहनों में दूरी मापक यंत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं ओडोमीटर। ओडोमीटर से है दूरी मापा जाता है। एक समान वेग हेतु वेग समय ग्राफ प्रदर्शित करता है, कैसा करता है? तो वो विस्थापन करता है। क्या है? विस्थापन। अगर मान लिया कि इधर वेग है और इधर जो है समय है, तो ये जो है वो विस्थापन करता है। क्या है? विस्थापन। एक समान चाल से गतिमान किसी कार का वेग समय ग्राफ जो है वो बताता है। क्या? विस्थापन। सभी असमान त्वरित गतियों हेतु वेग समय ग्राफ कैसा होता है? आंसर हो जाएगा किसी भी आकृति का होता है। निम्नलिखित में सत्य की पहचान करें। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर जो है 2s। आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। त्वरण की अवधारणा के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। बिल्कुल सही। यदि वस्तु का वेग घट रहा है तो त्वरण धनात्मक होता है। ये भी जो है सही है। तो आंसर हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा। एक वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप को त्वरण कहते हैं। यदि त्वरण की वेग की दिशा में हो तो धनात्मक, यदि वेग के विपरीत दिशा में हो तो ऋणात्मक होता है। त्वरण का SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। मीटर प्रति सेकेंड होता है। त्वरण का SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो आंसर हमारा ही गलत हो जाएगा, दोनों सही। एक समान वृत्तीय गति के संदर्भ में सही कथन को चुनना है। तो जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को त्वरित गति नहीं माना जाता है। गलत है। वृत्तीय पथ पर गति करती वस्तु के वेग की दिशा हर बिंदु पर बदलती रहती है। सही है। एथलीट का एक वृत्तीय पथ पर दौड़ना एक समान रेखीय गति का उदाहरण है। गलत है। आंसर हो जाएगा केवल 2 जो है वो सही है। वृत्तीय पथ पर वस्तु के वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदलती है, इसलिए यह एक त्वरित गति है। भले ही चाल स्थिर हो, दिशा बदलने के कारण वेग बदलता है। जब एक वस्तु वृत्तीय रास्ते पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। नीचे 2 कथन दिए हुए हैं। अभी कथन है कि भारी वस्तुओं का जड़त्व जो है वो कम होता है, ये गलत है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है, तो ये सही है। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। तीक्ष्ण मोड़ पर मोटर कार में बैठा व्यक्ति एक ओर झुक जाता है, क्यों? और इसका आंसर हो जाएगा जड़त्व के कारण। क्षेत्र रक्षक तेज गति से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ पीछे खींचता है, क्यों? आंसर हो जाएगा संवेग परिवर्तन की दर जो है वो घटाने के लिए जो है ऐसा करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को सही सुमेलित करना है। आइए, गति का प्रथम नियम। गति का प्रथम नियम जो है वो बल की परिभाषा, संवेग से जो है वो वेग एवं द्रव्यमान का गुणनफल। गति का द्वितीय नियम जो है बल का परिमाण। गति का तृतीय नियम से जो है क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल। आंसर हमारा हो जाएगा 77 के बी हो जाएगा। 4 3 1 2। 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक बल कार्य करता है जो वस्तु के वेग को 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर पर सेकंड कर देता है। बल का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पर U बराबर जो है 3 मीटर पर सेकंड है, V बराबर 7 मीटर पर सेकंड है, T बराबर 2 सेकंड और M बराबर जो है 5 kg है। तो लगा दीजिए फार्मूला F बराबर M इंटू V माइनस U बटा T। मान रखिएगा, आ जाएगा 10 न्यूटन। आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। वस्तु का वह गुण जिससे वह अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है कहलाता है, तो वो कहलाता है जड़त्व। क्या है? जड़त्व। गति के द्वितीय नियम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का जो है चयन करना है। तो बल मापने की विधि प्राप्त होती है। बल मापने की विधि प्राप्त होती है जो है यह सही है। यह वस्तु में उत्पन्न वेग एवं द्रव्यमान का गुणनफल होता है, तो ये गलत है। क्या है? गलत है। F बराबर M में बल का व्यंजक है, सही। आंसर हमारा केवल 2 जो है वो गलत है। क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल लगता है सदैव। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 भिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशा में। आंसर हमारा बी होगा। दूध मापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। किस पे आधारित है? तो वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पे जो है वो आधारित है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है ये हमें बताना है। तो घर्षण बल सदैव वस्तु की गति अथवा गति की प्रवृत्ति के विपरीत दिशा में कार्य करता है, सही है। घर्षण बल केवल गतिशील वस्तुओं पर ही कार्य करता है, गलत है। यदि घर्षण अनुपस्थित हो तो फर्श पर लुढ़कती गेंद लंबे समय तक गति करती रह सकती है, ये सही है। 1 और 3 जो है सही है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है ये हमें बताना है। तो समान बल की स्थिति में द्रव्यमान बढ़ने पर वस्तु का त्वरण कम हो जाता है, सही है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो समान बल के लिए उसका त्वरण दुगना हो सकता है, सही है। त्वरण लगाए गए बल के व्युत्क्रम अनुपाती होता है, गलत है। आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है, 84 के 1 और 2 हो जाएगा। क्या होता है जब वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है? तो वो हो जाएगा वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है, डी हो जाएगा। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार जो होगा वो कितना होगा? तो W बराबर होगा m इंटू जी, m बराबर 10 और g का मान 9.8 यानी 98 न्यूटन, C हो जाएगा। उत्प्लावन बल के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन कीजिए। तो यह वस्तु पर नीचे की ओर लगता है, नहीं, गलत, ऊपर की ओर। इसका परिमाण तरल के घनत्व पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही। तो 87 के जो है बी हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। लोहे की कील पानी में डूब जाती है, क्यों? तो प्लावन बल जो है कम होने के कारण डूब जाती है। हाइड्रोमीटर से मापा जाता है, हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो द्रवों का घनत्व जो है मापा जाता है। गिरता सेब पृथ्वी की ओर गति करता है, परंतु पृथ्वी सेब की ओर गति नहीं करती है, क्यों? तो पृथ्वी की अपेक्षा सेब का द्रव्यमान जो है नगण्य होने के कारण ऐसा होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है ये हमें बताना है। तो किसी सतह पर लंबता लगने वाले कुल बल को प्रतिरोध कहा जाता है, सही है। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रतिरोध को दाब कहते हैं, ये भी सही है। समान बल की स्थिति में क्षेत्रफल बढ़ाने पर दाब भी बढ़ जाता है, गलत है। आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन कीजिए। तो बल की दिशा में किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, गलत है। बल की विपरीत दिशा में किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, सही है। कार्य कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, गलत है। आंसर हो जाएगा 1 और 3 जो है वो असत्य है। सही सुमेलित करना है। कार्य जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बल एवं विस्थापन का गुणनफल होगा। गति ऊर्जा जो होगा वस्तु में गति के कारण संचित ऊर्जा होगा। स्थिति ऊर्जा जो हो जाएगा वो क्या है? विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा है। और शक्ति जो है ऊर्जा रूपांतरण की दर है। 93 के जो है ए आंसर है। ऊर्जा संरक्षण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का जो है चयन करना है। इसके अनुसार ऊर्जा का केवल एक रूप में दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है, बिल्कुल सही। रूपांतरण के पश्चात कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है, ये भी सही। ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है परंतु विनाश संभव नहीं, गलत है। आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है। 10 किलोग्राम द्रव्यमान एक वस्तु को धरती से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया, इस वस्तु के विद्यमान ऊर्जा कितनी होगी? तो होगा स्थिति ऊर्जा बराबर होगा mgh है। m 10 है, g जो है 9.8 है, आयस जो है 6 मीटर तक। तो आंसर हमारा जो होगा वो क्या होगा? 588 जूल हो जाएगा, सी हो जाएगा। कार्य के लिए आवश्यक जो है दशा है, आवश्यक दशा क्या है? तो ये हो जाएगा वस्तु पर बल लग रहा हो और दूसरा वस्तु विस्थापित हो रही हो, बस यही 1 2 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 96 के 1 और 2। निम्न में से किन भौतिक राशियों का मात्रक समान होता है? ये समान होता है कार्य और ऊर्जा का, कार्य और ऊर्जा का। ऊर्जा संरक्षण के नियम को प्रयोगात्मक रूप से किसने सत्यापित किया है? और ये किया है जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने। आंसर हो जाएगा 98 के ए। गुरुत्वीय बल द्वारा किए गए कार्य के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो ये होगा, यह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, यह ऊर्ध्वाधर ऊंचाई पर निर्भर करती है। 1 और 2 सही हो जाएगा, क्या है? 1 और 2, 99 के बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है ये बताइए। तो किसी वस्तु की गति ऊर्जा स्थिति ऊर्जा का योग उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। मुक्त रूप से गिरती वस्तु में नीचे आते समय स्थिति ऊर्जा घटती है तथा गति ऊर्जा बढ़ती है, ये भी सही है। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, केवल 1 और 2, और ये जो है वो गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो विद्युत बल में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश तथा उसमें ऊर्जा दोनों में होता है, बिल्कुल सही। सौर सेल सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये भी जो है वो सही है। 101 के ये भी सही। उसमें विद्युत संयंत्र में रासायनिक ऊर्जा को सीधा रूपांतरण प्रकाश ऊर्जा में, गलत है। 1 और 2 सही है, सी हमारा सही है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, चलिए। कथन है ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे जो है वो होती है, गलत है। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, क्या है? अनुदैर्घ्य। इसमें माध्यम के कण स्थान परिवर्तन नहीं करते, बल्कि विराम अवस्था से आगे पीछे दोलन करते हैं, ये सही है। आंसर हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। निम्न कथनों में असत्य कथन की पहचान करना है। एकल आवृत्ति की ध्वनि को स्वर कहते हैं, सही है। अनेक आवृत्तियों वाली मिश्रित ध्वनि को टोन कहते हैं, ये भी सही। 1 और 2 दोनों जो है सही है।
निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है कि सही सुमेलित नहीं है। तो आसुत जल 1498, ध्वनि की चाल सही है। फ्लिंट गास में 4700, ये गलत है। क्या है? गलत है। 3900 जो है वो 80 मीटर पर सेकेंड होता है। वायु में 346 सही है। लोहा में 5960 सही है। एल्युमिनियम में सबसे ज्यादा होगा, 6420 होगा। कंसर्ट हॉल एवं सिनेमा हॉल की छत वर्गाकार क्यों बनाई जाती है? और इसका जो सही हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा कि ध्वनि हॉल के सभी भागों में पहुंच सके। 105 के बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। निम्न में कौन 25 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकता है? तो वो सुन सकता है कौन सा? तो कुत्ते भी और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चा भी। ए और बी दोनों हो जाएगा। क्या है? दोनों हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का जो है वो चयन करना है। डॉल्फिन एवं पारपाइज पाराध्वनि उत्पन्न करते हैं, सही है। राइनोसिरस 5 हर्ट्ज तक की आवृत्ति का प्रयोग करता है, सही है। रेल तथा हाथी अश्रव्य ध्वनियां उत्पन्न करते हैं, ये भी सही है। ये उपयुक्त में से सभी सही हैं। श्रवण सहायक युक्ति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसमें एक माइक्रोफोन, एक एम्पलीफायर व स्पीकर होता है, सही है। एम्पलीफायर ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदल देता है, गलत है। माइक्रोफोन विद्युत संकेतों को प्रवर्तित करता है, ये भी गलत है। तो केवल जो है एक सही है। क्या है? एक सही है। निम्नलिखित में किसमें पराध्वनि का प्रयोग किया जाता है, ये हमें बताना है। तो धातु के ब्लॉकों में दरारें एवं अन्य दोषों का पता लगाने में, इकोकार्डियोग्राफी में, ट्यूमर का पता लगाने में, पित्ताशय की पथरी को बारीक कणों को तोड़ने में, गलत है। आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, आंसर सी हो जाएगा। ध्वनि तरंगों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का जो है चयन करना है। यह माध्यम के कणों की गति द्वारा अभिलक्षित होती है, सही है। यह आंतरिक तरंगे है, सही है। यह विद्युत चुंबकीय तरंगे है, गलत है। 1 और 2 हो जाएगा। ध्वनि के संबंध में कितने कथन जो है वो सत्य है, ये हमें बताना है। तो संपीड़न और विरल ध्वनि तरंग बनाते हैं। विरल उच्च दाब एवं संपीड़न निम्न दाब का क्षेत्र होता है। ध्वनि का संचरण घनत्व परिवर्तन के रूप में देखा जाता है। इसमें जो है केवल 2 सही है। कौन कौन सही है, आइए देखते हैं। तो ध्वनि के संचरण के लिए वायु सबसे अधिक समान माध्यम है। जब कोई कंपमान वस्तु आगे की ओर कंपन करती है तो अपने सामने की वायु को धक्का देकर संपीड़ित करती है और इस प्रकार एक उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस क्षेत्र को संपीड़न कहते हैं। क्या है? संपीड़न कहते हैं। यह संपीड़न कंपमान वस्तु से दूर आगे की ओर गति करता है। जब कंपमान वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है तो एक निम्न दाब क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे विरलन कहते हैं। आर जो है वो कहते हैं। जब वस्तु कंपन करती है अर्थात आगे और पीछे तेजी से गति करती है तो वायु में संपीड़न और विरलन की एक श्रेणी जो है वो बन जाती है। क्या है? बन जाती है। यही संपीड़न और विरलन ध्वनि तरंग बनाते हैं जो माध्यम से होकर संचरित होती है। संपीड़न उच्च दाब का क्षेत्र है और विरलन निम्न दाब का क्षेत्र है। विरलन जो है तो ये हमारा गलत है, बाकी ये दोनों सही है। ध्वनि की प्रबलता एवं मृदुता किससे ज्ञात की जाती है? और ये की जाती है आयाम से, डी हो जाएगा। किसी माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल जो है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाती है। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग कितने समय तक बनी रहती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है डी, 0.1 सेकेंड तक। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने हेतु अवरोधक एवं स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 17.2 मीटर। बड़े खाली सभा कक्षों में ध्वनि अवशोषक पदार्थ क्यों लगाए जाते हैं? और ये लगाए जाते हैं अनुरणन के लिए। क्या है? अनुरणन के लिए। बड़े खाली सभा कक्षों में ध्वनि अवशोषक पदार्थ इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि वहां ध्वनि तरंगे दीवारों, छतों और फर्श से बार बार प्रवर्तित होकर गूंज उत्पन्न करती है। तरंग के अभिलक्षणों के संदर्भ में सही कथन जो है बताना है। तो ध्वनि का तरत्व मुख्य रूप से इसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है, सही है। ध्वनि की प्रबलता इसकी आवृत्ति बढ़ने पर बढ़ती है, सही है। एकांक समय में होने वाले दोलनों की कुल संख्या को आवृत्ति कहते हैं, गलत है। 2 और 3 सही है। हरी खाद निम्न में से किसमें परिपूर्ण होती है? और वो होती है नाइट्रोजन एवं फास्फोरस में। निम्नलिखित में से कौन खरपतवार का उदाहरण है? तो आइए देखते हैं। गोखुर, जैथियम, गाजर घास, पार्थेनियम, मोथा, साइरेनस, रोटेंडस, ये तीनों सही है। उपयुक्त में से सभी। चलिए 120 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन करें। लेयर यानी मुर्गी पालन अंडों के लिए किया जाता है, सही है। ब्रॉयलर का पालन मांस के लिए किया जाता है, सही। न तो 1 और न तो 2 जो है असत्य है, दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल नहीं है? रबी की फसल जो है वो नहीं है, तो सोयाबीन रबी का फसल जो है नहीं है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत कथन का जो है चयन करना है। नाइट्रोजन तथा फास्फोरस पौधे के बृहद पोषक कहलाते हैं, सही है। आयरन तथा मैग्नीज पौधे के सूक्ष्म पोषक कहलाते हैं, सही है। पौधे में बृहद पोषकों की प्राप्ति मृदा द्वारा की जाती है, ये भी सही। तो ये सभी हमारा जो है वो सही, उपयुक्त में से क्या है वो सभी। खाद के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और सत कथन का जो है चयन करना है। यह मिट्टी को जो है वो पोषकों तथा कार्बनिक पदार्थों से परिपूर्ण करती है, सही है। इसमें मौजूद कार्बनिक पदार्थ मिट्टी की संरचना में सुधार करते हैं, सही है। कार्बनिक पदार्थ चिकनी मिट्टी से अधिक पानी को निकालने में सहायता करता है, ये भी सही। इनमें से कोई नहीं जो असत्य है, सभी जो है वो सत्य है। उर्वरक के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए और असत कथन का जो है चयन करना है। तो ये नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम प्रदान करते हैं, सही है। इनके द्वारा पौधों की अच्छी कायिक वृद्धि होती है, सही है। इनके द्वारा अधिक उत्पादन कम समय में प्राप्त हो सकता है, ये भी सही है। तो इनमें से कोई नहीं है जो असत्य है। मेरी कल्चर निम्न में से के किसके संवर्धन से जुड़ा है, और ये मछली से है। क्या है? मछली से है। यह था क्लास 9 का प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।